हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं प्रेम, आपके लिए यहां पर आज हम पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, दूसरा वाला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जो यहां पर सीडीपी हम कहते हैं शॉर्टकट में। तो इसका हम आज सेकंड पार्ट यहां पर लेकर आए हैं, जिसमें से अभ्यास के लिए हमने यहां पर प्रैक्टिस सेट के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हमको इसकी ज़रूरत होगी। तो इस पर हमने 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। तो एक हमने परसों किया था और फर्स्ट सेट जो है हमने परसों किया था, ठीक है। और आज हम करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें बने हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नेतृत्व से लेकर हैं और इस पर हम बात आज करने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, और मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह देना, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को देखें ध्यान से और किस तरीके का आंसर उसमें बन सकता है उस पर गौर करें। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसका, आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, ठीक है। ये जो सीडीपी के क्वेश्चन है इनको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, तब जाके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके जितने भी आंसर्स होते हैं वो सारे लगता है कि सभी सही हैं, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन है, आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कोई प्रभाव नहीं होगा, स्वयं दुखी होंगे, सांत्वना देंगे, दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई छात्र आपका अगर दुखी होता है तो आप उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो दुखी क्यों है, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते आप जो है कोई प्रभाव नहीं होगा आप पर, ये हो नहीं सकता, ये गलत है। स्वयं दुखी होंगे नहीं हो सकता, हम खुद ही दुखी हो जाएंगे तो उसके दुख हम दूर नहीं कर सकते। खाली सांत्वना देने से भी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले उसके दुख का कारण पता करेंगे। जब उसके दुख का कारण पता चलेगा तब जाकर ही हम उसके दुख का कुछ निवारण कर सकते हैं या फिर उसको कोई सोल्यूशन बता सकते हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अगला है, किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता की यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए, सॉरी नेता को होना चाहिए, ठीक है। किसी समूह के सदस्य के द्वारा अपने नेता को अगर कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों नेता को भी वही है, जैसे यहाँ पर हम शिक्षक को लिया था, यहाँ पर हम नेता ले लेते हैं। तो नेता को भी ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उसके जो समूह था उस समूह के सदस्य ने उसको अपशब्द कहे वो किस वजह से बोले, किसी उसकी नाराजगी का कोई कारण होगा, तो उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कर सकते हम उसको तुरंत कठोर दंड दे दिया जाए या उसके बदले में उसको भी कुछ अपशब्द कह दिए जाए, तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे एज ए लीडर कि यार क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से ये ऐसा हुआ, जिसकी वजह से ये हमसे जो है इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या ऐसे शब्द हमसे अपशब्द बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको जानना पड़ेगा। तो इसका आंसर होने वाला है धैर्य के साथ कारण का पता लगाना या लगाएं। अगला है, एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे। दोस्तों यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर नेतृत्व से लेकर है, चाहे वो एज ए प्रिंसिपल हो, एज ए टीचर हो, एज ए लीडर हो। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको फर्स्ट में देखने को मिलेंगे, पीछे को और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहा है कि एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसका भी वही आंसर होगा, आप शिक्षक के रूप में पहले क्वेश्चन से मिला जुला ही है, लेकिन यह है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है हर बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप भी इसका भी कारण का पता लगाएंगे कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अगला है, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपराध करने के बाद क्या कर रहा है, वो सच्चे दिल से क्षमा याचना कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, ठीक है ना। तो क्षमा याचना सच्चे दिल से कर रहा है, तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है, क्षमा करने के साथ पश्चाताप के लिए समझाएंगे। आप उसको सबसे पहले अगर वो क्षमा याचना कर रहा है तो उसको क्षमा कर देंगे, क्योंकि सच्चे दिल से क्षमा कर रहा है। गलतियां हर किसी से होती है, अगर किसी से गलती हो गई और उसके बाद वो उसका क्षमा याचना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, तो आप उसको क्षमा कर देंगे और उसको समझाएंगे बाकी की इस तरह की गलतियां ना करें, और जो है इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं आगे आने वाले समय में, या फिर कई चीज़ें इस चीज़ के बारे में उसको अच्छे से समझा देंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति और धर्म का है, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। दोस्तों जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसका एक लीडर होता है। तो लीडर की जिम्मेदारी होती है
कि प्रत्येक सदस्य की समस्याओं पर काम करे, उनको समस्याओं पर ध्यान दे, उनकी जो भी समस्या है उसके लिए कार्य करे। क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना होता है तो जैसे एक ग्रुप है तो सारा ग्रुप नहीं जाता है, उसका जो लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस ग्रुप की जो समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, उनकी सबकी बातों को आगे रखा जाए, ठीक है। और उन सबको का मैनेजमेंट करना हो या फिर कोई भी चीज़ हो तो उसका सारा नियोजन का कार्य और सारी व्यवस्थाएं ग्रुप के लीडर की होती है। तो यहाँ पर जो है अगर वो किसी भी तरीके से अगर निष्पक्ष तरीके से काम करेगा तो काम बेहतर होगा। अगर वो किसी निष्पक्ष नहीं होगा, जाति धर्म या अन्य तरीके से भेदभाव करेगा तो उसमें पूरे ग्रुप का विकास होना संभव नहीं है। तो वहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है, जो उनका उद्देश्य है वो उद्देश्य में वो सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होने वाला निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो या किसी भी समाज या सोसाइटी से संबंध रखता हो और उस ग्रुप का मेंबर हो, तो सारे मेंबर जो है एक नेता के लिए समान होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? दोस्तों कैप्टन का मतलब है, कैप्टन एक, जैसे हमने यहाँ पर लीडर की बात कर रहे हैं, अगर फुटबॉल की टीम है तो एक टीम जो है, जो कैप्टन होता है, कैप्टन के अंडर काम करती है। कैप्टन जो निर्देश देता है उस तरीके से टीम काम करती है उसके अंदर। हालांकि बाकी खिलाड़ियों का भी सहयोग होता है, सब आपस में सलाह मशवरा करके कैप्टन से, लेकिन कैप्टन का काम होता है पूरी टीम को मैनेज करना और अपने खेल का जो भी है, जिस तरीके से भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं बाकी खिलाड़ी उसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर सबसे सही जवाब हो जाएगा, बैठेगा कि जो सभी अन्य खिलाड़ियों के प्रिय हो, ठीक है। तो ऐसा कैप्टन हम बनाएंगे जो अन्य खिलाड़ियों का प्रिय हो। अब अगर उस कैप्टन से सभी लोग प्रेम करते होंगे या उनके नज़रों में अगर वो अच्छा होगा या प्रेम करते होंगे तो उससे क्या होगा कि वो उसकी बात भी मानेंगे, उसके अपोजिट कोई काम नहीं करेंगे और अपना पूरे एफर्ट के साथ जो है गेम प्ले करेंगे। अगर प्रधानाध्यापक के पुत्र, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई खेल में या कैप्टनसी से इसका कोई मतलब नहीं होता। जो उम्र में बड़ा हो, उम्र में बड़े से भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और अच्छा खेलता हो, ठीक है। ये कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है अच्छा खेलता हो, लेकिन अच्छा खेलता हो सकता है कोई दूसरे प्लेयर जो है उससे जेलियसी रखते हो, जलन की भावना रखते हो, तो वहाँ पर उनका जो टीम वर्क है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि जो सभी को प्रिय हो ऐसे को हम जो है वहाँ पर बनाएंगे। अगला है, कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण हो तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है छात्र, अगर आप मान लीजिए पूरी क्लास है उसमें आप किसी खास बच्चों पर, किसी खास ग्रुप के बच्चों पर या किसी भी तरीके से आप उसको कह सकते हैं, अगर आप पक्षतापूर्ण हो तो पक्षपात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी डिसीजन लेंगे या कोई भी बात बोलेंगे तो सारे बच्चे या फिर बाकी सदस्य, जो टीम की अगर बात करें, ग्रुप की अगर बात करें, तो उसके बाकी सदस्यों को आप पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि आप जो है पक्षपात करते हैं। तो अगर आप कोई परिणाम बताएंगे किसी चीज़ का या कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उनको यकीन नहीं होगा, आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है आप पक्षपात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। बाकी बातें भी हो सकती हैं, गाली भी दे सकते हैं, बात नहीं मानेंगे, ठीक है, और लोकप्रिय तो खैर जो भी है ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ पर मेन है वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। विश्वास नहीं करेंगे, इसी वजह से गाली भी देंगे, इसी वजह से बात भी नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें इसी से कनेक्टेड हैं। चलिए अगला है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। दोस्तों नेतृत्व गुण के लिए जो है सबसे अधिक अगर आवश्यक है तो वो बौद्धिक योग्यता है। बौद्धिक योग्यता तो है ही, अगर हम सबसे अधिक की यहाँ पर बात करेंगे तो सामाजिक परिपक्वता। देखिए सामाजिक परिपक्वता क्यों है, देखिए उच्च बौद्धिक योग्यता आपके पास तो होनी ही चाहिए, ठीक है। किसी भी अगर नेतृत्व आप कर रहे हैं किसी भी ग्रुप का या किसी भी समाज का, तो वहाँ पर आपके पास बौद्धिक योग्यता तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे जो मेन है यहाँ पर सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप का, एक किसी समाज का अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो आपके अंदर उस सामाजिक परिपक्वता नहीं होगी तो आप उसका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि
जो वो ग्रुप होगा आपका या विद्यालय के स्टूडेंट्स से आपको लीडर बनाया जाता है, या किसी कम्युनिटी से, किसी समाज से, सोसाइटी से आपको लीडर हैं, तो वहाँ पर आपको नेतृत्व करना है। तो सामाजिक पूरी समाज की भावना को अपने ध्यान में रखते हुए, समाज की डिफरेंसेस जो विभिन्न प्रकार के लोग उसमें हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए और समाज के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, परिपक्वता आपके ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे मेन है सामाजिक परिपक्वता, क्योंकि आपको समाज को चलाना है, समाज की बातों को आगे रखना है, तो आपके अंदर सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। बिना सामाजिक परिपक्वता के आप जो है इसमें सक्सेस नहीं पा सकते हैं। अगला है, नेता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह के सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि हमने अभी बात की, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस जिसे कहते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब अगर कोई ग्रुप है तो उसमें एक ग्रुप जो है एक आदमी से नहीं बनता है, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, या समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इतने बहुत सारे सदस्यों से मिलकर एक समाज बनता है, एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, गुण होती हैं, उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी होती है, या भावनाएं, विचार, बहुत हर चीज़ अलग होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समूह के सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, हम इससे पूरी तरीके से सहमत है, इसका राइट आंसर। अगला है, प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान देंगे आप, आमंत्रित करने के समारोह में अगर कोई आमंत्रित करता है तो उस समारोह में तो वहाँ पर जाना चाहिए, या मुफ्त की चाय पीने जाना चाहिए, ये तो आप काट दीजिए। संकट के समय स्वेच्छा से, या कभी नहीं। दोस्तों यहाँ पर कभी नहीं भी नहीं हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास जो है, प्रबल दावेदार जो दो ऑप्शन है ये रह सकते हैं। देखिए अगर आपके अध्यापक हैं, आपके विद्यालय के आप प्रधानाचार्य हैं, आपको उनके घर जाने के लिए जब किसी समारोह में अगर वो आमंत्रित करते हैं तो आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अध्यापक और प्रधानाध्यापक के बीच सौहार्द बढ़ेगा। और इससे एक जैसे मैं अध्यापक हूँ और प्रधानाचार्य को इन्वाइट करता हूँ, तो इससे सौहार्द के साथ साथ एक भावनात्मक रूप से भी वो जुड़ जाते हैं, और इससे रिस्पेक्ट का भी अभाव होता है। इससे क्या होता है, अध्यापक भी प्रधानाध्यापक के प्रति किसी कार्य को करने में रुचि दिखाता है। ठीक है, तो मतलब दिल से करा गया काम जो होता है हमेशा अच्छा होता है, तो वो दिल से काम करेगा। दूसरा, संकट के समय स्वेच्छा से, अगर विद्यालय संबंधी या किसी भी ऐसे कार्य की अगर हम बात लें, उसको अगर हम संकट माने, तब क्या हो सकता है कि प्रधानाचार्य को डिस्कस करने के लिए अध्यापक के घर जाना चाहिए कि हमें जो है मैनेजमेंट में या फिर विद्यालय से संबंधित ऐसे संकट है, तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन इस संकट को यहाँ पर विद्यालय संबंधी नहीं दिया है, तो अपना पर्सनल संकट भी हो सकता है, तो हम इसको प्रबल दावेदार नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो प्रबल आंसर होगा हमारा, आमंत्रित करने के समारोह में, अगर किसी समारोह में आमंत्रित किया जाता है तो अध्यापकों को के घर जो है प्रधानाध्यापक को जाना चाहिए। तो इससे आपसी सौहार्द बना रहेगा और काफ़ी अच्छे से आगे जो है काम हो सकते हैं, जिनको वो कर सकते हैं अपने विद्यालय के लिए कुल मिला के। अगला है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए अगर हम किसी विद्यालय में हम टीचर हैं और वहाँ बच्चों में अनुशासन नहीं है, तो उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों में उत्तरदायित्व तो सौंप देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं किसी चीज़ के लिए। किसी को मॉनिटर बना के उनको हम जिम्मेदारी दे देते हैं, किसी को कुछ कार्य सौंप देंगे कि आप इस ग्रुप बनाइए, इस ग्रुप में आपको ये कार्य है, या किसी को कुछ और कार्य सौंप देंगे, या कुछ जिम्मेदारी, कुछ न कुछ जिम्मेदारी उनको सौंप देंगे, उत्तरदायित्व सौंप देंगे। तो उससे बच्चे क्या हो जाएंगे, अपने उत्तरदायित्व के प्रति तत्पर रहेंगे और बिजी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अनुशासन स्वतः ही अनुशासन बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो सकता है। अगला है, छात्रों का अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर अनुशासन की बात हो रही है, अनुशासन में अगर कोई कक्षा है वो आपको परेशान कर रही है, लेकिन बाकी टीचर्स हैं, बाकी टीचर्स को नहीं कर रही है ना, आपकी ही कक्षा में शोर हो रहा है, आपकी कक्षा में अनुशासन का पालन नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि अन्य शिक्षक जो है किस विधि से जो है अनुशासन को शांत करते हैं या फिर अनुशासन में रखते हैं पूरी क्लास को या विद्यालय को, तो आप उनकी विधियों का अध्ययन भी करेंगे यहाँ पर। तो
ये यहाँ पर आंसर सही है। अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करेंगे। और जहाँ पर आमतौर पर विद्यालयों में देखने को मिलता है, मॉनिटर से कहेंगे कि शरारती बच्चों के नाम आपको बताएं। ये विधि तब हो सकती है अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो जब आप क्लास में ना हो और मॉनिटर को यहाँ पर अब किसी मॉनिटर को बना के उसको बोलें कि आप बच्चों का नाम लिखें जो बच्चे शरारत करते हैं। ये आमतौर पर कक्षाओं में देखने को मिलता है अगर हम व्यवहारिक रूप में कहें तो। ठीक है, व्यवहारिक रूप में तो भाई भी दिखा सकते हैं आप उनको। ठीक है, बच्चों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अन्य शिक्षकों की विधियों का हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना किसी भी चीज़ को, तो हमको विधियों का पर ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अनुशासन को रख सकते हैं क्लास में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है। तो दोस्तों छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष क्या है? देखिए, छात्रों वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, ये भी सही है। और सिनेमा से कीमती समय नष्ट होता है, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर है। दोस्तों देखिए, सिनेमा जो है जीवन के बारे में, मुझे जो सबसे सही जवाब यहाँ पर लग रहा है वो अवास्तविक तस्वीर, सी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया था, ये आंसर दिया गया था वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं। ये तो है, कीमती समय नष्ट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि अवास्तविक तस्वीर देखते हो। हम सिनेमा में जो चीज़ देखते हैं वो हमारे रियल लाइफ में नहीं होता है। ठीक है, जब बच्चों को ये चीज़ दिखाई जाती है तो उनको कंपैरिजन करने लगते हैं अपनी वास्तविक लाइफ से, अपने जीवन से, कि रियल में ऐसा होता होगा। ठीक है, वो चीज़ों को देखते हैं और अगर वो चीज़ उनके साथ नहीं होती है फिर उनको उससे एक मोरली झटका लगता है कि ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा ये लगता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका दिमाग विकसित हो जाता है, तो उसमें वो समझ सकते हैं कि ये चीज़ खाली एक काल्पनिक है, खाली मूवी में देख रहे हैं या सिनेमा में देख रहे हैं, लेकिन इनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बच्चों के पास इतना सोचने का नहीं होता है। जैसे बच्चे बचपन में परियों की कहानी देखते हैं, या एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर उनको वही चीज़ें लगती हैं कि रियल में है। ठीक है, वो खुद वैसा बनने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, देख सकते हैं अपने सामान्य जीवन में। तो यहाँ पर अवास्तविक तस्वीर होती है वो, जिसमें बच्चे उसको सही समझने लगते हैं और इससे जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये लग रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पर दिया है कि वे अपना कीमती समय नष्ट कर दें ज़्यादा। हालांकि दोनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादा कौन है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है इसका आंसर इसमें। अगला है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो अध्यापक किस प्रकार के आदेश दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर धीमे स्वर में बोलकर, ऊंचे स्वर में बोलकर, ये हो सकता है। अगर पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो आप जोर से बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ इतने जोर से, ताकि आपकी आवाज़ कक्षा में बैठे लास्ट व्यक्ति तक पहुँच सके, आप मत वो करें। और मेज पर मुक्का मारकर, जो आंसर इसमें दिया है वो है मेज पर मुक्का मारकर। आप मेज पर मुक्का मार के, जो मतलब कई बार देखा जाता है कक्ष में हम टेबल पर डंडे से मारते हैं, जिससे कि क्लास में पीछे तक आवाज़ आती है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे चुप रहो, तो बच्चे भी शोर कर रहे हैं, हमारी आवाज़ इतनी प्रभावशाली नहीं होती है। अगर चटाक से टेबल पर अगर ऐसे मार दिया जाए एक अलग सा साउंड से, बच्चे शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को शिक्षा के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? दोस्तों, जब शिक्षा या किसी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं या कुछ स्टार्ट करते हैं कोई भी नई चीज़ को, तो उससे पहले हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे रिलेटेड, या उससे थोड़ा सा पहले की चीज़ों से लेकर। तो उसको रिलेट करने के लिए करते हैं ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे उससे रिलेटेड कितना जानते हैं। थोड़ा थोड़ा हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले की, जस्ट पहले की थोड़ी सामान्य चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। और ये ज़रूरी भी है। अगर हमको किसी मशीन के पार्ट पढ़ाने हैं तो पहले हम उस पूरी मशीन के बारे में हम उनसे पूछेंगे कि ये किस लिए है। अगर हम कोई बस के बारे में उनको बता रहे हैं तो सबसे पहले हम उनको बस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उनको बस के बारे में पूछना होगा कि बस क्या करती है, उससे बस में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। ठीक है, और इस तरीके से तो बस कैसी दिखती है और उसमें कितने टायर होते हैं, इस तरीके से हम एक बात कर सकते हैं उनसे। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए, इससे हम कनेक्ट कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये इससे हम कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतया सहमत हैं दोस्तों, पता होना चाहिए।
उसके बाद अगला है परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों के आतंकवादी व्यवहार को रोकने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों अगर परीक्षा भवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सामान्य रूप में हर जगह देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आपका 10th या 12th का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी आतंकवादी घटनाओं की आशंका होती है जो कई राज्यों में देखने को मिलती भी है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर हमको कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का सरकार से प्रबंध करना पड़ेगा। तो यानी कि हमको फोर्स वगैरह जो भी हमको आवश्यक लगता है वहाँ पर, तो उसके लिए हमको जो है सरकार से इसके प्रबंध कराने का आग्रह करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे क्रियाशील होते हैं। आप अगर छोटे छोटे बच्चे हम जानते क्रियाशील होते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों जब छोटे छोटे बच्चे हैं, एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, हमको उनकी क्रिएटिविटी को पहचानना होगा और उनकी क्रिएटिविटी को पहचान कर हमको उनको उनकी क्रिएटिविटी के अनुसार, उनकी एक्टिविटी के अनुसार उनको कार्य देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, ठीक है, उनके उसके अनुसार ही उनको कार्य। अगर कोई बच्चा ड्राइंग अच्छी कर रहा है तो हम उसको ड्राइंग में कुछ ऐसा उपयोगी कार्य दे देंगे, ठीक है, तो कि वो ड्राइंग बहुत अच्छी कर पाए। तो इसी तरीके से बाकी अन्य भी बच्चे जिस तरीके से होंगे उनको उस तरह के कार्य दिए जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला है, छोटे छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने की खेल विधि के अंतर्गत आप क्या सिखाना चाहेंगे। दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर गणित पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं उनको खेल विधि से ज़्यादा होता है। छोटे छोटे उनको क्यूब दे दिए जाते हैं, बॉल दिए जाते हैं और इस तरीके के कार्य उनको लाइन में खड़ा करके और छोटे छोटे अन्य कार्य कराए जाते हैं। तो उसके अंतर्गत आपको वस्तु को गिनाना हम खेल विधि के द्वारा सिखा सकते हैं, वस्तु को कई भागों में बांटना सिखा सकते हैं, गणित की पहेलियों को हल करना सिखा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, क्योंकि 3 के 3 सही है। अगला है, सामूहिक खेलों से छात्र, दोस्तों सामूहिक जो खेल होते हैं तो उससे छात्र क्या सीखते हैं, नियम का पालन करना सीखते हैं। जब सामूहिक कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ नियम सेट कर दिए जाते हैं जिसके आधार पर ही उस बच्चे उसका पालन करते हैं और उससे क्या सीखते हैं, नियम का पालन करना। तो अगर सामूहिक खेलों की बात हो रही है तो सामूहिक कार्य कोई भी होता है तो एक दूसरे का सहयोग उसमें बहुत ज़रूरी होता है और एक दूसरे से के सहयोग से काम करना भी सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना भी सीखते हैं। अगर कोई समूह में कोई खेल हो रहा है तो समूह के प्रत्येक सदस्य का अपना उत्तरदायित्व होता है, उसको हर किसी को अपना काम करना होता है समूह के सदस्य को, तो उससे वो उत्तरदायित्व को निभाना भी सीखते हैं। यानी कि उपरोक्त डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर ये है, ये तो याद ही करने पड़ते हैं। तो इसमें है, खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला है, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई छात्र हमसे अभद्र व्यवहार करता है तो उससे हम सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे, क्योंकि अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है तो हम उससे हम उसका कारण जानेंगे ना कि हम मतलब क्यों इस तरीका का व्यवहार कर रहा है, कि यहाँ पर कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कारण का पता लेंगे तभी उस पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। बदला लेंगे, उससे बचकर रहेंगे या उसको माफ़ी मंगवाएंगे उससे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम कारण का पता करेंगे और उसके बाद उसको क्षमा कर देंगे, उस पर आवश्यक सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर उसे क्षमा कर देंगे, सही होगा। अगला है, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण विकसित करना चाहेंगे या विकास करना चाहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रेम की भावना यहाँ पर आंसर है, तो ये राइट होगा, प्रेम की भावना हम उनमें पैदा करेंगे, ठीक है। अगर उनमें एक दूसरे के प्रति या किसी कार्य के प्रति प्रेम होगा तो वो उसको ईमानदारी से करेंगे, ऑलरेडी ईमानदारी सही हो जाएगा। तो कार्य के प्रति लगन हम इसको कह सकते हैं, ये ऑटोमेटिक अगर प्रेम की भावना होगी तो कार्य के प्रति ऑलरेडी लगन हो जाएगी और श्रम के प्रति महत्व जो है, श्रम का महत्व जो है उनको खुद ही पता चल जाएगा या उससे भी हम बता सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया है इसमें है बालकों को पारितोषिक देकर, बालकों को इनाम देकर। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब चोरी करने की आदत को हम बालकों को इनाम देकर कैसे दूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर उदाहरण देकर सही होना चाहिए, क्योंकि कोई छात्र है उसको चोरी करने की आदत है तो हम उसके सामने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें ये शामिल हो कि किसी व्यक्ति ने चोरी की और उसका परिणाम उसको क्या मिला और उससे मतलब क्या नुकसान हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, और हमको चोरी करने के उसके
पूरी डिटेल में उससे चर्चा करके उसके अवगुणों को बताकर उसके दोष और क्या उसमें कमियां हैं वो बताकर हम उसको दूर कर सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं या होती हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। बाकी यहाँ पर आंसर दे रखा है ए, तो आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताएं। अगला है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। तो विषयगत योग्यताओं को परीक्षा से नहीं जान सकते हैं, मूल्यांकन के उपकरणों से कुछ हद तक जान सकते हैं, विचार विमर्श से जान सकते हैं, अभिभावक से परामर्श, ये तो अलग है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिए, किसी भी बालक में विषय की कितनी योग्यता है उसमें किसी विषय में, तो हम उससे बात करेंगे और उसको अच्छे से परखेंगे तो विचार विमर्श से हम जान सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मूल्यांकन के उपकरणों से, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के उपकरण हैं, इससे भी कुछ हद तक जान सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा से क्या होता है, परीक्षा एक किसी भी विषय की परीक्षा में 8-10 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। हो सकता है वो 8-10 क्वेश्चन ही उसको ना आते हों, बाकी सारी चीज़ें आती हों। कई बार ऐसा भी हो सकता है, या 10 क्वेश्चन में से उसको 6 क्वेश्चन नहीं आते, 4 आते हैं और बाकी सब आते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। एक कुछ थोड़ा सा पार्ट लेकर हम जो है उसकी पूरी विषय की योग्यता को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है छात्रों में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अगर छात्र में आत्मविश्वास होगा तो वो उसके कार्य में लगन भी होगी, उसमें श्रम का महत्व भी जगेगा। ठीक है, तो ये सारी आत्मविश्वास सबसे जरूरी है किसी भी छात्र में होना। अगला है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है। तो रुचि पैदा करना है। ठीक है, खेल के प्रति रुचि पैदा करना। दोस्तों, यहाँ पर जो है आंसर सही होगा, खेल के मैदान में बच्चों के साथ खुद खेलना। अगर कोई शिक्षक है वो बच्चों के साथ खेल के मैदान में खुद खेलेगा तो उससे छात्रों का मनोबल बढ़ता है और खेल के प्रति रुचि भी पैदा होती है। अगला है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है, तो उस ऐसे वक्त में क्या किया जाए। तो दोस्तों, उसको जो है आप सहज रूप में ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ करने का कोशिश कर रहा है लेकिन उससे कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं कि आपके लिए वो सिर दर्द बन गया या क्लास के लिए सिर दर्द बन गया, तो वहाँ पर उसको सहज रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो पाया। तो उसको ज़्यादा हार्डली नहीं ले सकते हैं हम ना, तो उसको हम सहज रूप में लेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला, छात्र को चिड़ियाघर घुमाते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे। दोस्तों, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जब चिड़ियाघर में आप लेंगे तो जानवरों को अधिक नहीं छेड़ा जाए। ठीक है, तो उनके जानवरों को देखें, उनके बारे में निरीक्षण करें, उनके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, बच्चे उस पर ध्यान दें लेकिन जानवरों को ना छेड़ें, इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है वहाँ पर देखने को मिले। अगला है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उसकी समस्याओं को देखते हैं। तो अगर उनकी मानसिक तनाव से बचा सकते हैं शिक्षक विद्यार्थियों को, किस तरीके से बचा सकते हैं। अगर उनकी समस्याओं को हम जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझें या वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से या नैतिक धारणा से समझे, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। दोस्तों, नैतिक धारणा से समझना यहाँ पर जरूरी है। अगर हम नैतिक धारणा से किसी विद्यार्थी की भावनाओं को समझें, समस्याओं को समझें, तो हम उसको मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। अगला है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, ऐसी क्वेश्चन पहले भी आया था तो उस पर हमने बात की थी। यहाँ पर क्वेश्चन उसी तरीके, क्योंकि क्वेश्चन जो है विभिन्न तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। उनको अच्छे आचरण करने के पहले आता था नैतिक शिक्षा, एक सब्जेक्ट हुआ करता था बहुत पहले, अब शायद वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। नैतिक शिक्षा की एक बुक आती थी, उसमें यही नैतिक चीज़ों के बारे में बताया जाता था। तो हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे जिससे उसमें स्व अनुशासन विकसित हो सके। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे और यहाँ पर हम पर डे 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, और आप क्या समझते हैं उस आंसर के बारे में, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद पार्ट 3 हम लेकर आएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।